हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्री क्योर में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट वीक। और ये करंट अफेयर्स दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर ने has given India's only orchid sanctuary at Sesa, Arunachal Pradesh, a new lease of life. So it was actually notified in 1989 under the Wildlife Protection Act of 1972. इट वॉज ऑफन रेफर टू एज पैराडाइज ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। ठीक है, और यहाँ पे मोर देन 236 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स है एज वेल एज मशरूम्स एंड अदर medicinal plants. Now it was inaugurated way back in 1981, बट यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उसी वजह से कभी इको टूरिज्म इतना डेवलप ही नहीं हो पाया. इट वॉज नेवर अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट. बट बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हाफ ऑफ द इंडियाज ऑर्किड स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलती हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ यहीं पे मिलती हैं. एटलीस्ट 5 एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स आर फाउंड इन दिस ऑर्किड सैंक्चुरी. So also the government of Arunachal had actually signed a MOU with IUCN India in 2020 to create a red listing of orchids at the state level, a global process to assess the risk faced by different species, right? Now the orchids, they bloom abundantly in northeastern states. ठीक है, बट दे आर एट हाई रिस्क ऑल्सो. क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सॉइल इरोजन, ओवर ग्रेजिंग एज वेल एज अ थ्राइविंग इलीगल ट्रेड. उसके बाद so the biggest change which has been brought up by the डेवलपमेंट ऑफ द सैंक्चुरी जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने की है कि लोकल ट्राइबल कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है. एंड दे आर सेइंग कि दे विल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्ट दैट विल लेड टू द लॉस ऑफ द ऑर्किड्स. दे विल नॉट इंडल्ज इन डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन एट्सेट्रा. ठीक है, सो एक तरह से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्किड सैंक्चुरी इज इंडियाज ओनली ऑर्किड सैंक्चुरी. ये है कहाँ पे? एंड एज फार एज ऑर्किड्स आर कंसर्न, हाफ ऑफ द ऑर्किड्स आर फाउंड है जो इंडिया में मिलते हैं और उनमें से एटलीस्ट 5 एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं. और अरुणाचल प्रदेश ने IUCN के साथ भी एक MOU साइन किया था जिसमें कि ऑर्किड्स को असेस किया जाएगा बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑर्किड्स मिलते हैं एंड देयर ग्रोथ इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन माइक्रो क्लाइमेट. दिस बेसिकली मीन्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्किड ग्रोज इन अ क्लाइमेट यूनिक टू इट्स सेल्फ. ठीक है, अ लोकल सेट ऑफ कंडीशंस दैट डिफर फ्रॉम दोज इन द सराउंडिंग एरिया. उसके बाद कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्किड्स इज प्रोहिबिटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. सिर्फ जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं वो कल्टिवेट और हार्वेस्ट की जा सकती हैं. सो इसीलिए एक हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ ऑर्किड्स आर ऑल्सो being developed in laboratory in Tippi which is adjacent to this orchid sanctuary. So this is how the orchids look. और ये सेसा ऑर्किड सेंचुरी है in Arunachal Pradesh. Then the next is regarding Brookesia nana. It is the world's smallest species of reptiles has been found in Madagascar. आप स्केल के लिए देख लीजिए, दिस इज द फिंगर एंड हाउ स्मॉल इट इज़. ठीक है, ये ब्रोकीजिया नाना क्या है? रिप्टाइल्स में ये कैमेलियन में आता है एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ जर्मन मैडागास्कर एक्सपीडिशन. ठीक है, और अगर हम बात करें सो जो मेल कैमेलियन है दैट इज हैविंग द साइज ऑफ 13.5 mm. ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग द 11,500 नोन स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स. ठीक है, और अगर हम बात करें जो फीमेल है उसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है. ठीक है, इट इज़ टाइनी इनफ टू पर्च कंफर्टेबली ऑन अ फिंगर टिप and it lives on less than 2 square kilometers and it is the new chameleon is only known from a degraded montane rainforest in northern Madagascar and it might be threatened by extinction. Threats क्या क्या है? Habitat destruction, climate change. इतना ज़्यादा है कि मेडागास्कर हैज़ लॉस्ट अबाउट 45% ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर. तो ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट कवर नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी भी कैसे रहेगी, राइट. और अगर हम बात करें ना आइलैंड्स, जैसे मैडागास्कर में ये मिली थी तो इस फिनोमेन को ना आइलैंड ड्वार्फिज्म कहा जाता है कि जो एनिमल्स है ना उनके मिनिएचर वर्जन्स डेवलप होते रहते हैं, मतलब वो छोटे छोटे होते रहते हैं. इनिशियली दे वर कनेक्टेड टू द मेन लैंड बाय सम एफिमरल लैंड ब्रिजेस, मतलब कि कुछ टेम्पररी लैंड ब्रिजेस होंगे. सो दे वर कनेक्टेड, नाउ दे आर सेपरेटेड और उन्हीं एनिमल्स के ना मिनिएचर वर्जन्स डेवलप होते रहते हैं. इसको ना आइलैंड या इंसुलर ड्वार्फिज्म कहते हैं, इसे इंसुलर ड्वार्फिज्म भी कहते हैं. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी नोट कर लीजिए. सो
बहुत सारे मिनिचराइज्ड वर्टिब्रेट्स है मेडागास्कर में, इंक्लूडिंग स्मॉलेस्ट प्राइमेट्स एंड सम ऑफ द स्मॉलेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट हाँ, जो ब्रुकीजिया नाना है इस पे ये आइलैंड इफेक्ट नहीं अप्लाई करता, बिकॉज ये माउंटेनस रीजन्स में रहता है विच आर अबाउट 1300 मीटर्स अबव द सी लेवल। और मेडागास्कर हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रेट्स ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। इट लैक्स रिसोर्सेज फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। सो एक इसमें अगर हम इसमें देखें तो मेडागास्कर में जो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है वो है आइलैंड डॉर्फिज्म का, right? Now moving on to the next, so this is regarding Kerala CM takes up sanctuary zone issue। ठीक है, so it has, जो केरला की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि वो वायनाड में जो एप्रीहेंशन है लोगों की ओवर द रीसेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उसको आले करे, वो जो भी उनके फेयर्स हैं उनको ख़त्म करे। दैट एनविसाज अ बफर जोन अराउंड द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई थी फॉर नोटिफाइंग इको सेंसिटिव जोन्स अराउंड 21 प्रोटेक्टेड एरियाज इन दिसंबर 2019। ठीक है, तो गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सेंचुरी सबमिटेड अमेंडेड प्रपोजल। ठीक है, उन्होंने जनवरी में एक अमेंडेड प्रपोजल दे दिया कि जो इको सेंसिटिव जोन मेजर्स 88.2 किलोमीटर्स अराउंड द WWS, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ड्राफ्ट अब बनाया है उसमें उसका एरिया ज़्यादा हो गया है 118। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं ना उनको उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए वाइल नोटिफाइंग इको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, ताकि जो फार्मर्स हैं जो वहाँ पर है उनका एरिया ना जाए। ठीक है, सो दैट इज़ दी होल पॉइंट। ठीक है, तो इसमें एक तो आपको इको सेंसिटिव जोन के बारे में पता होना चाहिए और एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में पता होना चाहिए। और अगर इको सेंसिटिव जोन्स को जब हम नोटिफाई करते हैं तो क्या कंसर्न्स आते हैं वो भी हम एक तरह से इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स हैं जो सैंक्चुरी के फ्रिंज में रहते हैं उनका लाइवलीहुड लाइव्स दे विल बी इफेक्टेड बैडली। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हाउसेज दैट वुड बी इफेक्टेड। फार्मर्स वुड नॉट बी एबल टू कट ट्रीज दैट दे हैड प्लांटेड विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, सो इट विल एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द फार्मर्स, बट एट द सेम टाइम जो फार्मर्स हैं जो इन फॉरेस्ट रेंजेस में रहते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, तो एक मिडिल पाथ लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप थोड़ा कम एरिया नोटिफाई कर दीजिए, आप जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज एंड दे आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एंड दे आर नोटिफाइड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। पर्पस क्या है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके अराउंड एक शॉक अब्जॉर्बर होना चाहिए। देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज में तो अटमोस्ट लेवल ऑफ स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होती है ना, तो यहाँ पे इको सेंसिटिव एरियाज में थोड़ी कम मॉनिटरिंग होती है। तो क्या होगा कि प्रोटेक्टेड एरिया भी एक तरह से सिक्योर रहेगा। अभी क्या है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया एंड करते हैं तो वहीं पे डेवलपमेंट होती है ना, लोग होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सो एक तरह से ये ट्रांजिशन जोन एक्ट करेगा फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। EPA 1986 में वर्ड नहीं है इको सेंसिटिव जोन, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, लेकिन वो बफर जोन की बात करते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन अपनी जो लीगैलिटी है वो इसी से डिराइव कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से ही। एंड इट कैन गो अप टू 10 किलोमीटर्स अराउंड अ प्रोटेक्टेड एरिया एज प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ऑफ 2002। ठीक है, जहाँ पे सेंसिटिव कॉरिडोर्स हैं, कनेक्टिविटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस हैं, वहाँ पे ये 10 किलोमीटर से बियॉन्ड भी जा सकती है। अगर हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात करें तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व नंबर 7 ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इट इज़ द ओनली सैंक्चुरी ऑफ केरला वेयर साइटिंग ऑफ 4 हॉर्न्ड एंटीलोप हैज़ बीन रिपोर्टेड। मतलब बहुत ज़्यादा हाई इन बायोडाइवर्सिटी है। इजिप्शियन वल्चर्स, ग्रिफॉन, ठीक है, सिनेरिस वल्चर्स, दे आर रिपोर्टेड, एंड 2 species of vultures, red-headed and white-backed, once common in Kerala, are now restricted to Wayanad Plateau only। ठीक है, सो ये जो नागरहोल, बंदीपुर, मुडुमलाई वायनाड कॉम्प्लेक्स है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट भी है। ठीक है, सो एटलीस्ट 79 टाइगर्स आर प्रेजेंट इन द सेंचुरी एंड दे ऑल्सो फॉर्म द मेजर कैचमेंट्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ काबिनी रिवर सिस्टम। देखो, जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ना, ये न्यूज़ में रहती ही रहती है कि कितने कारणों की वजह से, तो इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ ही लो आप। ठीक है, गो टू द विकीपीडिया पेज एंड अच्छे से पढ़ लो। देन द नेक्स्ट इज नीति आयोग 2
स्टडी टू ट्रैक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन वर्डिक्ट्स। ठीक है, तो जो नीति आयोग है विच इज़ द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ कमीशनड अ स्टडी दैट सीक्स टू एग्जामिन द अनइंटेंडेड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस दैट हैव हिंडर्ड एंड स्टॉल्ड बिग प्रोजेक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड्स। तो ये जो नीति आयोग ने ये जो डॉक्यूमेंट निकाला है, ये कहता है कि कुछ जो जजमेंट्स हैं वो इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे तो बिग प्रोजेक्ट्स को स्टॉल कर देती है, लेकिन वो इकोनॉमिक फॉल आउट को कंसिडर नहीं करते कि जॉब लॉस कितना होगा, रेवेन्यू लॉस कितना होगा। तो ये जो नीति आयोग की स्टडी है, इट विल इंश्योर कि पब्लिक डिस्कोर्स हो फॉर प्रमोटिंग एन इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच बाय द जुडिशरी इन इट्स डिसीजंस। और ये 5 मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि इम्पैक्ट हुए हैं जुडिशियल डिसीजन से, उनको एक्सप्लोर करेगा, उनके ऊपर स्टडी करेगा, उनको एग्जामिन करेगा। इट विल इंटरव्यू पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल कैंपेनर्स, एक्सपर्ट्स एंड असेसिंग द बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ द क्लोजर। जो प्रोजेक्ट्स एनालाइज करने हैं वो है एयरपोर्ट इन मोपा गोवा, सेसेशन ऑफ आयरन ओर माइनिंग इन गोवा, शटिंग डाउन ऑफ स्टरलाइट कॉपर प्लांट इन थुथुकुडी तमिलनाडु। ठीक है, उसके अलावा सैंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द दिल्ली एनसीआर रीजन्स। ये स्टडी कौन करेगा? इट विल बी अंडरटेकन बाय जयपुर हेडक्वार्टर्ड कट्स, दैट इज कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन विच ऑल्सो हैज़ एन इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो अगर हम मोपा एयरपोर्ट गोवा की बात करें तो 2019 मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस थी उसको सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज जो गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल अप्रेजल प्रोसेस फॉल्टी पाई गई थी। जनवरी 2020 में फिर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया अंडर द इन्वायरमेंटल ओवरसाइट ऑफ CSIR नेरी विच इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड इन्वायरमेंटल अप्रेजल बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो स्टरलाइट कॉपर वेदांता है विच ओन्स द यूनिट हैज़ बीन पिटिशनिंग द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू रीओपन द प्लांट विच हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ producing toxins and polluting water for years. Then, lastly, Mandarin duck has been sighted after 118 years in Assam. सो बेसिकली जो असम में जो वेटलैंड था वहाँ पे देयर वाज अ ब्लोआउट होता है जब गैस निकलती है, और उसके बाद इन्फर्मो आग लगी थी नेचुरल गैस वेल इन असम इन मई जून 2020। तो उसके बाद ना बायोडाइवर्सिटी जो ये वेटलैंड्स थे इनकी ऐसा माना जा रहा था कि बायोडाइवर्सिटी विल डिसअपियर, स्पेशली अगर आप देखो जो वहाँ पे एक उसकी गेंगेटिक डॉल्फिन की एक वो मिली थी चार्ड बॉडी। ठीक है, उसके बाद देयर आर सर्टेन हॉर्नबिल्स एंड बटरफ्लाइज जो कि देखी जाती थी इस एरिया में, वो भी दिखनी बंद हो गई। तो ऐसा माना जा रहा था कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इफेक्ट हुई है, लेकिन मैंडरिन डक 118 साल के बाद मिली है असम में, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। ये जो डक है यू कैन लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। इट्स प्राइमरी हैबिटेट इज इन ईस्टर्न चाइना एंड सदर्न जापान, बट एंड दे डू नॉट कम रेगुलरली टू इंडिया, बट जो माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो दे जॉइन देम, एंड उसी होपफुली उसी की वजह से दिस डक हैज़ कम टू इंडिया। और इसको मिक्स्ड फ्लॉकिंग कहा जाता है। मिक्स्ड फ्लॉकिंग जो होता है इट इज़ नॉट अनयूजुअल अमंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डक्स। तो ये बेसिकली प्रेडेटर डिफेंस के अगर आप इकट्ठे हो तो आप प्रेडेटर को बेटर डिफेंड कर सकते हो खुद को। और फीडिंग एफिशिएंसी कि अगर आप अकेले कहीं पे फीड कर रहे हो तो आपको भगाया जा सकता है, लेकिन आप ग्रुप में हो तो आपकी फीडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो इस वजह से मिक्स्ड फ्लॉकिंग इज़ नोन, और डक्स में भी ये कॉमन है। तो ऐसा माना जा रहा है उस वजह से ही मैंडरिन डक हैज़ बीन स्पॉटेड इन इंडिया। बट हाँ, हमें नहीं पता कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ आ जाती हैं तो अपने वापस अपनी जगह पे डेस्टिनेशन पे ये कैसे पहुँचते हैं उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं, बट वी डोंट नो। और ये जो मैंडरिन डक है लास्ट टाइम 1902 में स्पॉट की गई थी जब एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने एक्चुअली से मार दिया था। ठीक है, उसके बाद असम के नामेरी और देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ना वाइट विंग्ड वुड डक इज सीन। ठीक है, बट मैंडरिन डक नहीं मिलती थी। सो जो मगूरी मोटापंग बील है जहाँ पे ये मिली है, दे हैड डाइड, यहाँ पे बर्ड्स एंड फिशेज हैड डाइड आफ्टर अ गैस वेल ऑपरेटेड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड हैड अ ब्लो आउट। ठीक है, दैट इज अनकंट्रोल्ड इजेक्शन ऑफ ऑयल कंडेंसेट्स एट अ ग्रेट स्पीड जिसमें आग लग गई थी। तो अब माना जा रहा है क्योंकि बील इज़ अ वेटलैंड। ठीक है, तो अब दिस इज गुड न्यूज़। मैंडरिन डक का IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डक्स इन द वर्ल्ड। और ये सबसे पहले 1758 में स्वीडिश बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई की थी। ये आपको रशिया, कोरिया, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में मिल जाएगी। इवन वेस्टर्न यूरोप और USA में भी इसकी नंबर्स हैं, लेकिन तिनसुकिया में
जहाँ पे ये बील है मगुरी मोटामुना, वहाँ पे ये 1902 में रिकॉर्ड की गई थी इन डिब्रू रिवर। ठीक है, सो अब जो ये बील है, बिकॉज इट वॉज डैमेज्ड ड्यू टू ब्लो आउट एंड इन्फर्नो, तो ये जो बील है ये तिनसुकिया में है, विच इज़ जस्ट अबव द दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, बाय इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, and the entire ecosystem is very important as it is home to at least 304 bird species, including a number of endemic ones like black breasted parrotbill and marsh babbler। ठीक है, और 2020 में इट वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ ब्लो आउट एंड फायर एट एन ऑयल इंडिया लिमिटेड ओन्ड गैस वेल। तो उसके बाद ना काफ़ी सॉइल में भी ऑयल चला गया, तो वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो पाती है, और अभी भी ऑयल के कॉन्डेंसेट्स मिलते हैं, लेकिन हाँ फ्लडिंग हुई है ड्यूरिंग मानसून, सो दैट हैज़ क्लियर्ड अ लॉट ऑफ ऑयल, बट अभी भी वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस मगूरी मोटाबंग वेटलैंड और बील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा डिपौर बील भी आसाम में, जो कि एक रामसर साइट भी है। ठीक है, so this is how it is located on the map। ठीक है, so this is regarding today's pre-cure। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।